तो फिर यूं साढ़े मतलब 4 लाख करोड़ रुपया गया कहां? और 4 लाख करोड़ है ये। आप ये ना समझो कि बाबा साहब किसी एक जाति विशेष का है या चौधरी छोटूराम किसी एक जाति विशेष के हैं, लेकिन वो मायूस वहां हो जाते हैं कि उनको पढ़ाने ही नहीं दिया जाता, जो काम उनका है वो तो करने नहीं दिया जाता। चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि दोनों भाइयों को बहुत प्यार करें। इनकी मतलब जो लाइक शेयर है वो ज्यादा से ज्यादा इसलिए करें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्कूलों को बचाने की बात है, वैसे पैसे लेके तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग, लेकिन ये इस बात का कोई पैसा नहीं ले रहे। इनके मन में भी एक कसक है कि ये चीज बढ़नी चाहिए। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज जिस शख्सियत आपको मिला रहे हैं मास्टर सतवीर गोयत जी, हर युवा के लिए आज का टाइम, युवा के लिए नहीं मतलब हर वर्ग के लिए क्रांति है, अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं है। समय समय पर हर इंसान को जागरूक किया है, हर तबका को इन्होंने जागरूक किया है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सोनू और अजय और चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि बाबा साहब किसी वर्ग विशेष के शख्सियत नहीं थे, वो तो देश की धरोहर थे। सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए जिन्होंने काम किया वो बाबा साहब का नाम ही आता है आज के दिन। उनकी तो एक कहावत थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ जी। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। दूसरा उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लोकतंत्र के अंदर ये तीनों बातें मतलब फिट बैठती हैं। और आज अगर हम देखें इतिहास में जिन देशों ने विकास किया है, उन देशों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा के अंदर की है। एक गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख के वो आगे अच्छे पद पर चला जाता है तो समझो उस परिवार का विकास हो गया। बिल्कुल जी। बहुत से देश, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सिंगापुर अपने बाद आजाद हुआ और 1965 तक सिंगापुर की स्थिति अगर हम देखें तो झुग्गी झोपड़ियों वाली स्थिति थी। लेकिन वहां के राजनेताओं ने सबसे पहले ये सोच के कि सड़क और नालियां तो बाद में भी बन जाएंगी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा के अंदर किया। और शिक्षा के अंदर किया तो आज आप देख रहे हैं कि वहां गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन कई बार हमारे राजनेता गुमराह करने के लिए ये कह देते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, इस करके विकास नहीं हो पाता। जनसंख्या है और गंतव्य के हिसाब से, गंतव्य के हिसाब से सिंगापुर में तो अपने से 9 गुना ज्यादा जनसंख्या है। अब वहां अगर संख्या कम है तो वो छोटा देश भी है, बावजूद उसके वो शिक्षा के बलबूते पर विकास कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे राजनेता शिक्षा के ऊपर ध्यान देते तो आज हमारे बच्चों को डोंकी लगा के विदेशों में ना जाना पड़ता। क्योंकि ये देश, इस देश में मतलब पूरी दुनिया का अजूबा है ये देश। वास्तव में जो कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया है, हम पहले समझते थे कि सोने की चिड़िया शायद पेड़ों पर बैठती होंगी, लेकिन जब बड़े हुए तो पता लगा कि सोना कहां से उगता है। मतलब फन्ना एंड फ्लोरा बोलते हैं। चाहे खानों की बात है, खान अपने देश में सबसे ज्यादा हैं और मौसम सारी तरह के होने की वजह से पूरा साल हमारे यहां अनेकों तरह की फसल पैदा होती हैं। कहीं आज हमारे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है तो कहीं गर्मी है और कहीं जो कोस्टल एरिया है वहां एक जैसा मौसम है। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं जहां इस तरह का मतलब संसाधन हो। बावजूद उसके ये देश कमजोर क्यों रहा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो यही पता लगता है कि हमारे राजनेताओं ने शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। 1965 में कोठारी आयोग आया था हमारे देश में, सबसे पहला शिक्षा के ऊपर कोठारी आयोग बिठाया गया था। उन्होंने कहा था कि
जीडीपी का 10% और केंद्र के टोटल बजट का 6%, राज्य के बजट का 30% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, कोई नजदीक नहीं पहुंची। आज केंद्र का जो बजट 6% होना चाहिए वो आज 2.5% है, और स्टेट का जो 30% तक होना चाहिए था वो 10-12% पर है आज। अगर वो बजट होता तो इस देश की रंगत कुछ और ही होती। यहाँ रोजगार भी होते, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक मेरी बात है, या मेरी तो चलो हमारी तो इंडिविजुअल होगी, बाद की बातें हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं, शहीद सबसे बड़ी शहादत हमारी शहीद भगत सिंह की है। उन्होंने जब वो क्रांति के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे तो वो यही कहते थे कि अपना देश आजाद होगा, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का साधन होगा, इसलिए हम देश को आजाद करवाने के लिए हमने खड़े होना चाहिए। उनका मतलब ये मकसद ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आके यहां देश को लूटना शुरू कर दें। आज वही हो रहा है। हरियाणा सरकार खासकर, अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए, 199 दिनों से हमें लघु सचिवालय कैथल में पड़ाव डाले हुए हैं। और वो पड़ाव इसलिए है कि हरियाणा सरकार जन शिक्षा, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको बर्बाद करना चाहती है। लड़कियों के 8वीं कक्षा तक के पूरे प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए। 2,500 से 3,000 स्कूल ऐसे बना दिए जानबूझ के, जिसमें या तो एक टीचर है, 10वीं तक के स्कूल हैं वो, जिसमें या एक टीचर है, 2 हैं, 3 हैं, 2,500 से 3,000 बना दिए। और फिर खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं जो बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाएगा, सरकार फीस देगी। इससे दुर्भाग्य इस देश का हो क्या सकता है, जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है इन स्कूलों को चलाना, इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इन स्कूलों में बच्चों को लेके आना, वो ये कहते हैं स्कूल छोड़ के चले जाओ। अब इस जन शिक्षा को बचाएगा तो फिर कौन बचाएगा? उसी को बचाने के लिए अध्यापकों ने पूरे समाज को इकट्ठा किया और आज 57 संगठन मिलके जन शिक्षा अधिकार मंच के तहत लघु सचिवालय पर पड़ाव चला हुआ है। इन स्कूलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार इनके नेता आते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं कि बच्चे कम हो गए थे इसलिए स्कूलों को बंद किया, जबकि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक और बात मैं बताता हूं, कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री विशेषकर दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ये भी दुर्भाग्य है, शिक्षा मंत्री भी 12वीं पास है और मुख्यमंत्री भी हमने नहीं लगता 12वीं से आगे पढ़े हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य प्रेस सचिव रहा हूं, और जब हम मीटिंग लेने के लिए मतलब मुख्य शिक्षा मंत्री से बात करते थे, मीटिंग करते थे, हमने आवाज उठाई कि प्रदेश में 176 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, सिंगल टीचर भी। कम से कम जब तक ट्रांसफर ड्राइव चले उन स्कूलों में डेपुटेशन कर दो। डेपुटेशन का मतलब होता है एक स्कूल से टीचर को पढ़ाने के लिए भेज दो। अधिकारी खड़े होते ही कहते हैं कि अगर डेपुटेशन कर दी तो ट्रांसफर पॉलिसी वायलेट हो जाएगी। ट्रांसफर अलग चीज है और डेपुटेशन अलग चीज है, लेकिन शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि वो अधिकारी कह क्या रहा है। भाई ट्रांसफर अलग चीज है, डेपुटेशन अलग चीज है। और खुद शिक्षा मंत्री के डिस्ट्रिक्ट में 33 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। खुद शिक्षा मंत्री मानते हैं मीटिंग के अंदर, हाँ मेरे हल्के में भी हैं ऐसे स्कूल, लेकिन वो अधिकारी को ये नहीं कह सकते कि वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर एक टीचर भेज भी दिया तो पॉलिसी कैसे वायलेट होगी। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और इसी की लड़ाई लड़ते लड़ते पहले एक हमारे साथी सुरेश द्रविड़ को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी शिक्षा बचाने वाले राजद्रोही हो गए और शिक्षा को बेचने वाले आज राष्ट्रवादी कह रहे हैं अपने आप को। उसके बाद हमने आंदोलन यहां और तेज किया
तो क्योंकि मैं जन शिक्षा अधिकार मंच का संयोजक था, हाँ जी, इसलिए 6 महीने पहले मेरे को सस्पेंड कर दिया। हाँ, 14 जून को मेरे को सस्पेंड किया, 31 मार्च की मेरी रिटायरमेंट थी। ये चाहते थे रिटायरमेंट यूं की यूं हो ताकि और लोगों को सबक मिले। हाँ जी, भाई अगर किसी ने आवाज उठाई तो उन्हीं जैसा असर होगा। हाँ, सतवीर हमने कभी परवाह नहीं की इस बात की। जी, शिक्षा को बचाने के लिए पहली बात तो हमने क्लासरूम की लड़ाई लड़ी। ये या मेरी एसीआर है, एपीआर है, एसीआर है मेरी, इसमें सर्विस बुक है मेरी, ये जी, मतलब पर्सनल फाइल बोलते हैं इसको। जी सर, इसमें मेरी एसीआर है, मैंने अभी आपको दिखाई भी। हाँ जी, मेरे रिजल्ट ज्यादातर 100% है, बिल्कुल सर, रिकॉर्ड की बात है ये, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सर ये बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपनी क्लासरूम में अगर अपने काम के प्रति सचेत हूं, हाँ जी सर, तो मैं उस शिक्षा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं शिद्दत के साथ। अगर मैं क्लास में तो बढ़ता नहीं और सड़क पर नारे लगाए जाऊं, हाँ, तो मेरा खुद जमीर नहीं मानेगा, आत्मग्लानि होगी इस बात के लिए। जब भी हमने कोई प्रोग्राम किए, ज्यादातर छुट्टी के बाद किए, अगर किसी दिन मैंने छुट्टी लेके स्कूल में से जाना भी पड़ा तो बच्चों को संडे और सैटरडे को पढ़ाया, बच्चों को नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? पहली बात तो एडमिशन की बात होती है, इन्होंने ऐसी शर्त लगा दी परिवार पहचान पत्र की। हाँ, परिवार पहचान पत्र जो बाहर से माइग्रेंट लेबर आई हुई है हमारी, चाहे वो भट्टियां पे है, चाहे वो खेतों में काम करने के लिए आए हुए हैं तो वो भी इसी देश के, वो बाहर के तो नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है। परिवार पहचान पत्र की शर्त लगा दी कि उन लोगों के बच्चे स्कूलों में दाखिल ही ना हो, क्योंकि उनके पास परिवार पहचान पत्र है ही नहीं। फिर नीचे से एडमिशन, पिछले साल एडमिशन हुआ है 4.5 साल के बच्चे का, अब की बार 5.5 साल की शर्त लगा दी। 31 मार्च को बच्चा 5.5 साल का होना ही होना चाहिए। अगर वो 1 अप्रैल को भी होता है तो भी उसका एडमिशन नहीं होगा। इस करके बहुत समस्या हो रही है, बच्चे मिल नहीं रहे, क्योंकि वो बच्चे जो 5.5 साल के अब हुए हैं वो तो पिछली साल दाखिल हो लिए। इस तरीके से स्कूलों को खत्म करना चाहते हैं, तरह तरह की शर्तें लगा के, और ऊपर जिस तरह से चिराग योजना लेके स्कूलों को आपस में मर्ज करके अगर ये ठीक तरीके से चलाएं, 50,000 से ज्यादा पोस्टें वेकेंट हैं आज के दिन, और बच्चे 2-2, 3-3 बार एचटेट करके इंतजार में बैठे हैं कि कब हमें मतलब मौका मिले नौकरी करने का। अब नौकरी के नाम पर ये लेके आए हैं HKRN, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से अध्यापक लगाए हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार तक यह भी बात पहुंचाना चाहता हूं, लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि बच्चों का, नौजवान, हमारे नौजवान युवक युवतियों का ये किस तरह से शोषण कर रहे हैं। 6 महीने हो गए उन्हें लगे, आज तक एक नया पैसा वेतन का नहीं मिला उन्हें। ये तो मतलब हर महकमा में जो डीसी रेट पर लगे हैं या इसमें पीडब्ल्यूडी में जो बच्चे लगाए नहीं दे रहे, हाँ जी, बिल्कुल वेतन उनको नहीं दे रहे। स्कूलों में मिड डे मील है हमारे, 6-6 महीने की मिड डे मील वर्कर को तनख्वाह नहीं मिल रही। मिड डे मील खरीदने के लिए जो राशन आता है उसके पैसे नहीं आ रहे, अध्यापक खुद खरीद रहे हैं, टीचर अपनी जेब से लगा रहे हैं। अब हम एक सवाल खड़ा होता है, आज प्रदेश के ऊपर हरियाणा का कर्ज चढ़ा दिया। आप देख रहे हैं यहां 5 साल हो गए हमने सुनते हुए मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज तक तो कोई ईंट लागी नहीं। ये जो हाईवे बनने लग रहे हैं जिसको ये दिखाते हैं, ये सारे कंपनियों के बन रहे हैं, वहां टोल टैक्स देना पड़ रहा है। और हाईवे पे भी 4 हाईवे पर ना मतलब ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना मोटरसाइकिल चल सकती, आम आदमी का कोई मतलब नहीं उससे। तो फिर यूं 4 लाख करोड़ रुपया गया कहां? और 4 लाख करोड़ है, ये छोटी चीज नहीं होती। एक बड़े स्कूल में 1 करोड़ रुपए लगा दो, रंगत मतलब रंग छट जाए स्कूल का, जन्नत बन जाएगी, जन्नत बन जाएगा स्कूल का। ये नहीं करते। स्कूलों के अंदर जो टीचर लगे हुए हैं बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर है, अब एचटेट करके स्क्रीनिंग कर करके टीचर लगाते हैं।
लेकिन वो बेचारे सेटिस्फाई नहीं हैं। हाँ, वो ये कहते हैं मैं तो कम तनख्वाह में प्राइवेट स्कूल में ठीक था, बिल्कुल। यहां उनको इतनी आत्मग्लानि हो रही है कि जो मेरा काम था पढ़ाने का हाँ जी, वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा। हाँ, कभी परिवार पहचान पत्र बना के लाओ, आज योगा की ट्रेनिंग चल रही है, कभी आज कोई सक्षम की चल रही है, वोटों की चल कभी रही है जी, कभी वोट बनाने हैं, कभी वोट काटने हैं। बिल्कुल, यानी टीचर को वो काम नहीं करने दिया जा रहा जो टीचर ने करना चाहिए। बिल्कुल जी, तो आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा विकास की धुरी है, हाँ जी, इसको बर्बाद ना करें। इस प्रदेश की जनता के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लें। जनता मतलब वोट तो आती जाती रहती है, लेकिन जनता को अनपढ़ रख के बिल्कुल, आप उनको गुमराह करके सिर्फ वोट लेने का ही एक हथकंडा अपना रहे हैं, जो देश के लिए किसी भी कीमत पर सही नहीं है। बस एक बात और आपसे पूछना चाहूंगे, जो आज का युवा पीढ़ी आपने देखना बहुत पसंद करा है, आपके इंटरव्यू युवा सर्च करे हैं, उन आप एक संदेश दो, मतलब जो महापुरुष है ना, किसी भी कास्ट में हुए महापुरुष, हाँ, वो जाति पाति में बांट दिए, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। भगत सिंह हो गया, सूरजमल जी हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो गए, शेरशाह सुरसैनी साहब हो गए। देखो, हमारा देश अपने आप में एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है। हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया ना कि सारी तरह की तो फसल होती है, हाँ जी, सारी तरह के इसमें मौसम हैं, हाँ जी, अनेकों इसमें धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, अनेकों संप्रदाय हैं। मतलब ये अपने आप में एक अजीब देश है, बिल्कुल, बशर्ते के कोई महापुरुष इसको ठीक सोच के साथ संभालने वाला हो। हाँ, जो महापुरुषों की बात है, अब बाबा साहब ने जो बातें कही हैं, हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से बच्चों को हाँ जी, एक ही बात कहना चाहूंगा, आप ये ना समझो कि बाबा साहब किसी एक जाति विशेष का है, बिल्कुल, या चौधरी छोटूराम किसी एक जाति विशेष के हैं, जी सर, या हमारे मतलब विश्वकर्मा किसी एक जाति के हैं, वाल्मीकि जी किसी एक जाति के हैं। इनको जातियों में ना बांट के हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरियां हैं जगह जगह पर, हाँ जी, कहीं से भी लो, आप उनको एक बार लेके किताब उनको पढ़ लो। हाँ जी सर, उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए नहीं कही, हाँ जी, ये पूरे देश के लिए कही हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, इनकी पूछ यहां कम है, अमेरिका के अंदर आज भी बाबा साहब को पूछा जाता है, बिल्कुल सर, क्योंकि 64 डिग्रियां हैं इनके पास, मतलब 64 में ये मास्टर हैं, 64 डिग्रियों में, और 11 भाषाओं के ज्ञाता थे ये। हाँ जी, मतलब ये विद्वान पुरुष, इनको तो हमने घर घर के अंदर इनकी फोटो होनी चाहिए। बिल्कुल, भगत सिंह की शहादत सर्वोपरि है, उनकी घर के अंदर होनी चाहिए। छोटूराम ने कोई अकेले जाटों के लिए काम नहीं किया, पूरे किसान समाज के लिए किया, बिल्कुल, किसान मजदूर के लिए किया। तो किसान मजदूर के घर में छोटूराम की फोटो होनी चाहिए, किसान मजदूर के घर में बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, किसान मजदूर के घर में भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए। ये हमारे जब प्रेरणा स्रोत बनेंगे युवा पीढ़ी के, तो युवा पीढ़ी भटकाव से बचेगी। और युवा देखो, हम जब कोई भी काम करते हैं, काम हो गया, कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आवे देश के हाँ, लिए लेकर आवे ओलंपिक बिल्कुल में, देश वो भी कास्ट में बांट हाँ, दिया है। ये भी गलत बात है। हाँ। असल में पता है क्या है, कई बार हम वो ये निकलना छोटी मेरा- सोच के तहत लगा लो और हाँ। लगा लो, ये जो जातियों के धर्मों के अलग अलग सम्मेलन होते हैं, और जो जातियों में भी एक जाति के नहीं होते, हाँ, फिर वो आगे गोतों के नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, तो अब कोई मतलब प्लेयर है हमारा, हाँ, उसने देश के झंडे का मान बढ़ाया है वहां पर, बिल्कुल सर, तो वो देश का ना होके हाँ, वो पहले यूं ढूंढेंगे उसकी जाति क्या है, हाँ, और जिस जाति का है वही उसका स्टेटस लगाएगा और ये करेगा वो करेगा। आपने बिल्कुल बड़ी बात करी है जी। मतलब जैसे कोई बालक मेडल ले आया ना देश हाँ। के लिए, सबसे पहले गूगल पर उसकी जात कास्ट सर्च करी जा रहा है। सर्च करते हैं। हाँ, तो आपके माध्यम से युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूंगा, जी सर, ये देश सबका है, जातियों से पहले हम देश के हैं, बिल्कुल, देश के मान को बढ़ा रहा है खिलाड़ी, हाँ जी, तो उसको जातियों में बांट के छोटा ना करो, हाँ, वो तो छोटा कर रहे हैं। इन महापुरुषों को हम जातियों में संप्रदाय में बांट के इनको तो छोटा कर रहे हैं हम, जी सर, इनको तो बड़ा करने की जरूरत है, इनकी ख्याति तो विदेशों तक फैलाने की जरूरत है। जी। हमें गर्व होना चाहिए
हमारे घर के अंदर बाबा साहब की फोटो है, बाबा साहब की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में कहा था, तो उसी शिक्षा को लेके जब हम आगे चले बढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। और इस संकीर्ण भावना से हम ऊपर उठेंगे। जब संकीर्ण भावना से ऊपर उठेंगे तभी हम प्रदेश और देश के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे आज का युवा है ना, जो जिसने आर्मी में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, पुलिस बनना चाहिए, बड़े बड़े टीचर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, वे बालक आज जंगल में पड़े हैं, डोंकी मारने लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? इसका सबसे बड़ी जिम्मेवार है सरकार। बच्चे यहाँ इंतजार कर करके मतलब कोई एचटेट 2-2-3-3 बार कर लिया, नेट क्लियर कर लिए, मतलब बच्चों को रोजगार तो दिखाई नहीं दे रहा। मजबूरी में जब उनकी एज निकलनी शुरू होती है तो वो अपने कोई किला बेच रहा है, कोई 2 किले बेच रहा है, और घर वाले ना चाहते हुए भी अपने दिल के टुकड़े को जंगलों में बेच देते हैं। और कोई बच्चा पहुंचता है, कोई रास्ते में ही मर जाता है। मतलब यू जो कुछ हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो देश की सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, या पीछे जो रहने वाले नेता रहे हैं वो जिम्मेवार हैं। मैं कहने लग रहा है ये अमेरिका कोई मायने नहीं रखता इस देश के सामने, अगर हमारे नेताओं की पॉलिसियां सही होती तो पॉलिसियां अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। 3 ही तो बात मुख्य रूप से हैं, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और रोजगार मिल जाए। बाकी तो जिस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ कितने ही लगाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे बच्चे बाहर जाने की तो छोड़ो, वो तो विदेशों के बच्चे यहाँ आएंगे जिस दिन सही तरीके से पॉलिसियां बननी शुरू होगी और उनको लागू होनी शुरू होगी। सर, जैसे आज जो टाइम है आपका, आपने अपना टाइम पूरा कर लिया शिक्षा का, आप रिटायर होकर आगे हो। बिल्कुल। आपके अनुभव कैसे रहे हैं, वो क्या साझा करना चाहोगे आप? देखो, मेरे अनुभव बहुत बढ़िया रहे हैं। हमने कभी मतलब बोझ नहीं समझा शिक्षा को, यानी अपने काम को कभी बोझ नहीं समझा, बिल्कुल चाव से अपना काम किया। और जब आप चाव से कोई काम करते हैं ना, और उसके ऊपर कहीं से कोई मार पड़ती है सरकारों की तरफ से या कुछ हो रहा है, तो आप उसको बचाने के लिए लड़ो भी गए। हमारा एक नारा है, हमारे संगठन का नारा है, अध्ययन अध्यापन संघर्ष। सबसे पहले तो जो नई अपडेट आती हैं उनसे आत्मसात हो, और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाई के तौर पर टीच करवाओ, पढ़ाओ। मतलब वो नई जो खोज होती हैं, लगातार अपडेट आती रहती हैं, वो बच्चों को सिखाओ। और उसके बाद अगर आपके रास्ते में कोई दिक्कत आती है सरकारों की तरफ से और आपको लगता है भाई ये सही नहीं है, तो लोकतंत्र है, इसके अंदर हम अपनी बात उठा सकते हैं, उसके आप ज्ञापन दे सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बात ना बने तो आप चाहे हड़ताल तक भी जा सकते हैं। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार मिले हुए हैं। अपने शिक्षा को बचाने के लिए दब के बच्चे पढ़ाए और दब के लड़ाइयां लड़ी, कभी परवाह नहीं की। शिक्षा को बचाते हुए मतलब 93 में तो टर्मिनेट हुआ मैं। पीटीआई आंदोलन 1983, पीटीआई जिनका कोई कसूर नहीं था बेचारा का, वो निकाल दिए थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें इनने मेरी मतलब ट्रांसफर कर दी। जब ये स्कूल बंद कर रहे हैं, खासकर लड़कियों के स्कूल, एक तरफ तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ना यहाँ बेटी बच रही, बेटियों का जो असर हो रहा है वो पूरा प्रदेश जान रहा है, और ना बेटियों को ये पढ़ने देते। स्कूल सबसे पहले अगर बंद किए तो बेटियों के किए। तो इसको लेके जब हमने देखा भाई सरकार गलत कर रही है, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया। उसमें इन्होंने 14 नवंबर को सस्पेंड किया, 29 नवंबर को कोर्ट से बहाल, 29 मार्च को कोर्ट से बहाल हुए, क्योंकि 31 को रिटायर होना था मेरे को। तो अगर आप अपने काम के प्रति अवेयर हो तो आपको लड़ते हुए भी मजा आता है। फिर आप यो नहीं सोचते कि भाई मेरा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट कुछ हो। हम अपनी शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं,
कभी हमने रिजल्ट की परवाह नहीं की। और जिस दिन रिटायर हुए, बिल्कुल बेदाग रिटायर हुए, क्योंकि हमें पता था दो चीजों से बचना चाहिए इंसान को। एक तो करप्शन ना करो, गबन नहीं होना चाहिए, और एक कैरेक्टर का मामला नहीं होना चाहिए। पूरे 31 साल की सर्विस में विशेषकर इन दो चीजों से हम बच के चले। एक नया पैसा, गलत पैसा घर में नहीं आना चाहिए। आपको पता है मिसेज भी जॉब में है, हेल्थ में है। जिस दिन हम जॉब में लगे थे उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि हमारे दोनों की का वेतन इतना होगा कि हम अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, रहने के लिए अपना घर मकान बना सकते हैं। इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं थी। एक नया पैसा घर में 2 नंबर का नहीं आना चाहिए, और उसी का रिजल्ट आप देख भी रहे हो। बच्चे आज कामयाब हैं और टेंशन फ्री रहते हैं, बिल्कुल दब के लड़ाइयां लड़ी, सरकारों से कभी परवाह नहीं की, रिटायर हो गए। आगे भी इन चीजों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कोई ऐसी चीज जैसे आप अब तो रिटायर हो गए, ये लगता होगा भाई मैंने ये चीजें मिस कर दी, शायद मैं भी ये चीजें देख लेता अपने जीवन में टीचर रहते रहते। मिस तो यही की है, जो एजुकेशन का विकास होना चाहिए था उसका दर्द है। सरकारों ने जिस तरह से कर्ज किया है एक गरीब के बच्चे को, देखो आज मैं यहाँ जिस स्टेज पर पहुंचा हूं वो शिक्षा की बदौलत है। अगर हमारे सरकारी स्कूल नहीं होते हमारे समय में तो शायद हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ के और यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारे बच्चे हमारे से भी आगे पहुंच रहे हैं। तो ये शिक्षा के बल पर है। और दुख इस बात का होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से हमारे बच्चे सभी हमारे बच्चे हैं जिसको हम पढ़ाते हैं, वो सारे बच्चे भी इसी तरह से कामयाब होते। यही कसक रही है कि उनको बचाते बचाते ये लड़ाइयां लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे, लेकिन उसमें हम सिर्फ एक बैरिकेड का काम कर पाए, हम उनको आगे नहीं बढ़ा पाए। मतलब कि क्योंकि मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना सरकार का काम था, वो नहीं कर पाए। लेकिन सरकारें जिस तरह से इनको मतलब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं और ले जा रही हैं, उनको बचाने में हम कामयाब जरूर रहे। प्राइवेट स्कूलों का एकदम से बहुत बड़ा जंप कराया प्राइवेट स्कूलों ने, और सरकारी नीचे चले गए हैं। और अपने टाइम में क्या था कि पूरा पूरा गांव ही सरकारी स्कूल में पढ़े करता। मैंने ये सुरेश द्रविड़ जी से बात पूछी थी कि इसका कारण क्या रहा कि बच्चे सरकारी से निकल गए प्राइवेटों की तरफ क्यों चले गए, जबकि सरकारी स्कूल में फीस भी कम है, खर्चा भी कम है, और प्राइवेट का खर्चा उसके मुकाबले ज्यादा है। जी देखो, हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। वो फीस और वो नहीं देखता, वो अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जो मैंने बताया ना, सरकारी स्कूल में पहली बात तो जितनी वैकेंसियां हैं, दूसरी बात 2-3 फैक्टर होते हैं, अकेले ये भी नहीं। इसके लिए कुछ अध्यापक को भी जिम्मेवार मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने सर्वे किया था एक बार, 13% हमारे बीच में काली भेड़ें थी, लेकिन उन काली भेड़ों को ठीक किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, मॉनिटरिंग करके। ये तो एक कहावत है, अपनी देसी कहावत है कि जब मतलब पहले बड़द होते थे, नाथ डालते थे कि नाथ काट के बैल ने छोड़ दो। अगर आप 6 महीने के बाद दोबारा से नाथ डाल के उसने बाना चाहोगे, बा नहीं सकते। तो ये नाथ गांडली काटने वाली बात है कि अगर आपने किसी चीज को बर्बाद करना है तो उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो, ताकि लोग, मतलब बहुत से लोग हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो बेगोड़ हो जाते हैं, अपने काम के प्रति अवेयर नहीं रहते। उनको अवेयर किया जा सकता है। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब जो नई जनरेशन टीचर्स की आई हुई है वो HTET, CTET स्क्रीनिंग कर करके आ रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है, उनके जज्बे में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मायूस वहां हो जाते हैं कि उनको पढ़ाने ही नहीं दिया जाता, जो काम उनका है वो तो करने नहीं दिया जाता। और दूसरा, अब यही कमी है। एक और जो हमने चीज देखी है ना, जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे अब मार्च के बाद स्कूल ओपन हो जाए, एडमिशन ओपन हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के पूरा पूरा स्टाफ गांवों में या मतलब शहरों में भी हर गली हर मोहल्ला घर घर तक पहुंचा है वो लोग,
और सरकारी अध्यापक आज तक ऐसा दिखा नहीं है इक्का दुक्का स्कूल को छोड़ के। पिछले दिनों हमारे बहुत तेजी से संख्या घट रही थी सरकारी स्कूलों की। जी सर। 2-3 साल पहले, कोविड से पहले हमने शुरू कर दिया था। संगठन की तरफ से भी हमने इसके पूरे जत्थे चलाए और करे। जब संगठन ने जत्थे वगैरह चलाए तो स्कूल भी मोटिवेट होके अपने आप भी निकले हैं। तो बहुत से स्कूल अपने आप प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि प्राइवेट स्कूल एडवर्टाइजमेंट कर जाते हैं। हाँ जी। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, और जमाना आज दिखावे का है। जो काम आप करते हो वो दिखना भी चाहिए लोगों को, यहाँ कमी रह जाती है। बिल्कुल। और एक बात और हम क्लियर कर दें, चढ़ता हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल की फ्री में एडवर्टाइजमेंट करा है, कोई पैसा नहीं लेना। अगर कोई भी अच्छा स्कूल है नहीं, हमें बुलाओ, हमसे संपर्क करो और बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवांगे सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल, मैं भी अपने साथियों को कहना चाहूंगा, हमारे स्कूलों में अब लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। हाँ जी। और टीचर भी ठीक हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, टीचर में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी एडवर्टाइजमेंट की है। और जिस तरीके से चढ़ता हरियाणा ने मतलब ऑफर किया है कि कोई भी स्कूल बुला के और उसकी ऐड करवा सकते हैं। एक नहीं, अनेकों स्कूल हैं ऐसे जो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो साथियों से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि सोनू बेनीवाल और अजय बेनीवाल का आप साथ लें और स्कूलों को बचाने की मुहिम में हर टीचर की जिम्मेवारी बन जाती है कि पहला काम है अपना ब्लैक बोर्ड का, और दूसरा काम है जिस तरीके से भी हम अपनी छात्र संख्या बढ़ा सकें और स्कूलों को बेहतर कर सकें, वो हमें करना चाहिए। अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों आप क्या संदेश देना चाहोगे? चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि दोनों भाइयों को बहुत प्यार करें। इनकी मतलब जो लाइक शेयर है वो ज्यादा से ज्यादा इसलिए करें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्कूलों को बचाने की बात है, वैसे पैसे लेके तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग, लेकिन ये इस बात का कोई पैसा नहीं ले रहे। इनके मन में भी एक कसक है कि ये चीज बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये गरीब के हित की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि चढ़ता हरियाणा के जो दर्शक हैं या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चढ़ता हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें ताकि हम अच्छी बातों को और ज्यादा फैला सकें। धन्यवाद मास्टर जी, आपने इतना कीमती टाइम दिया चढ़ता हरियाणा को। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय की राम राम, जय जवान जय किसान, नमस्कार।